जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज हम 19 मई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ये साथ में देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है आज, तो अच्छे तरीके से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज आपके सामने हाजिर है। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है रेड इसमें जो मार्क की गई है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाते हैं। मतलब इसमें GS 1 2 3 4 एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके के आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, ज़बरदस्त तरीके के कोर्सेज देखने को मिलेंगे और काफ़ी हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको लोवेस्ट प्राइस में मिल रहा है। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप एक साल का जो कोर्स है वो एंजॉय कर सकते हो। तो इतने कम प्राइजेस है, इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, डेमो लेक्चर भी आप देख सकते हो और पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलता है। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसके एडिटोरियल पर नज़र डालते हैं। तो ये अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो ये जो है यूक्रेन और रशिया, ठीक है, उनके बीच में जो भिड़त हो रही है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे इस एडिटोरियल के थ्रू कि क्या चल रहा है। बाकी ये वाला एडिटोरियल अगर हम देखते हैं तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये वाला एडिटोरियल जो है, ये भी एडिटोरियल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है। एंड ये भी देखते हैं तो ये भी यहाँ पर नहीं है। आईसीएमआर, जैसे हमने कल ही न्यूज़ देखी थी ना आईसीएमआर के बारे में कि उन्होंने वो बंद कर दिया है ना, प्लाज्मा जो होता है। तो यहाँ पर जो आईसीएमआर है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, बाकी यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट इस पर जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये वाला जो एडिटोरियल है, प्लानिंग फॉर फ्यूचर वेव। तो देखिए अभी फ्यूचर में भी वेव आ सकती है। हमें पहले पता था सेकेंड वेव जो है वो आने वाली है, अभी हमें पता है थर्ड वेव जो है, कई सारी कंट्रीज में थर्ड वेव है ना, फोर्थ वेव। तो हमें पता है कि वेव्स जो है वो आने वाली है। अब उसके लिए तैयार रहना ये बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके लिए तैयार नहीं थे सेकेंड वेव के लिए। अब यहाँ पर फ्यूचर में जो वेव्स आने वाले उसके तैयार रहना है। तो ये एडिटोरियल उसके बारे में बात करता है, इसको डिटेल में देखेंगे। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड देन सेम अगर हम ये भी देखते हैं तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस में सबसे पहले तो एक्सप्लेन सीरीज अगर हम देखें उसमें हमें इंडिया, इजराइल, पैलेस्टाइन इसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर जो मुद्दा है पैलेस्टाइन और इजराइल का, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ब्रीफ में कि क्या यहाँ पर चल रहा है, क्यों यहाँ पर झगड़ा हुआ है, थोड़ा हिस्ट्री उसके बारे में हम जानेंगे। देन दोनों को क्या चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे एंड थोड़ा इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है वो भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ये अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक भी एडिटोरियल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, एक भी नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोस्टली सब यहाँ पर जो पॉलिटिकल है वो एडिटोरियल देखने को मिलते हैं, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें अगर हम देखते हैं तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हमें देखने को मिलता है जो कि हेल्थ केयर एंड ड्रेन ड्रेन। क्या हो रहा है अभी अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें जो लोग काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कफोर्स है उसका काफ़ी शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे क्यों हमारे यहाँ से इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर कर वो ड्रेन हो जाता है, ब्रेन ड्रेन हो जाता है। मतलब दूसरी जगह पर चले जाते हैं, वो दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाते हैं, वहाँ पर सर्व करते हैं। और उसके लिए हम यहाँ पर ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। मतलब कंप्लीट यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी सभी पर्सपेक्टिव से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। ये सारे एडिटोरियल्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके इन एडिटोरियल्स को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसी पर आते हैं, हेल्थ केयर एंड द ब्रेन ड्रेन। इसमें सबसे पहले तो हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या बताया जा रहा है। अब देखिए इसकी जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप मयूर मोगरे सर्च कर सकते हो, क्योंकि जब हम माइंड मैप से पढ़ते हैं तो पीडीएफ से अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो, फटाफट रिवाइज कर सकते हो और याद भी आपको अच्छे तरीके से रहता है। तो यहाँ पर इंडिया जो है सिस्टमेटिक चेंज की ज़रूरत है। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होना, देन यहाँ पर डिसेंट पे जो है हेल्थ वर्कर्स को वो इंश्योर करना एंड ओवरऑल एनवायरमेंट जो है वो यहाँ पर बिल्ड करना जिससे कि यहाँ पर जो बेनिफिशियल है वो यहाँ पर साबित हो सभी के लिए। तो ये जो मेन मुद्दे हैं ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के इर्द गिर्द हमारा जो आर्टिकल है यहाँ पर चलने वाला है। अब देखिए थोड़ा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड में जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कोरोना वायरस। मतलब इंडिया जो है करंटली यहाँ पर लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है पूरी दुनिया में चला रहा है, जहाँ पर कई सारे वैक्सीनेशन जो है वो दिए जा रहे हैं, है ना। फर्स्ट फेज में अगर हम देखते हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स
इनको यहाँ पर डोजेज जो है वो दिए गए थे वैक्सीनेशन के। देन उसके बाद जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पर दिए गए। देन उसके बाद जो 18 साल से 44 ईयर्स तक है उनके लिए भी शुरू किया गया था, लेकिन अभी कई जगहों पर बंद किया गया है, कई जगहों पर शुरू है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो टोटल 6.43 करोड़ डोजेज जो है वो एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं, और भी काफ़ी सारे डोजेज जो है वो देने बाकी है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है ना। अब देखिए, हमने बीच में जो वैक्सीन है उसका एक्सपोर्ट भी किया था, जिसकी वजह से हमें शॉर्टेज यहाँ पर देखने को मिला, जिसके ऊपर जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन यहाँ पर फिर हमने एक्सपोर्ट जो है उसको बंद कर दिया। लेकिन स्टिल हमने यहाँ पर काफ़ी क्रंच जो है, वैक्सीन का क्रंच जो है वो देखा है, क्योंकि 18 साल से 44 ईयर्स जो है उनको, बहुत सारे लोगों को तो मिली ही नहीं वैक्सीन, है ना, इंक्लूडिंग में, मुझे भी नहीं मिली। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है हेल्थ केयर वर्कर्स का, वो अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि सेवरल डेकेड्स इंडिया मेजर एक्सपोर्टर रहा है हेल्थ केयर वर्कर्स का डेवलप्ड नेशंस के लिए। जो भी डेवलप्ड नेशंस है, भले वो यूएसए हो, भले वो यूके हो, बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस हैं इंक्लूडिंग कनाडा। तो जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स है उनका मेजर एक्सपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिला है। कई लोग यहाँ पर पढ़कर फिर दूसरे देश में जाकर वहाँ उन्होंने सर्व किया है ना, कई सारे डॉक्टर्स। अभी आपने देखा होगा एक जो मराठी डॉक्टर है, मराठी लैंग्वेज में वो बात करते हैं एंड कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो यूएसए में है। तो वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं आज के टाइम पर अगर देखा जाए। तो ये जो है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर यही एक कारण भी हमें देखने को मिलता है जिसकी वजह से नर्सेस एंड डॉक्टर जो है हमारे देश में शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपने देखा है कोरोना के टाइम पर जो बेड्स है उसका तो शॉर्टेज है ही, हॉस्पिटल जो उसका शॉर्टेज है ही, ऑक्सीजन का शॉर्टेज है ही, लेकिन जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनका भी शॉर्टेज हमें देखने को मिलता है। अब इसमें एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है 1.7 नर्सेस है पर 1000 पॉपुलेशन। देखिए, ये जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक है ना। और WHO जो उसके नॉर्म्स के तहत भी बताया गया है कि 3 नर्सेस पर 1000 पॉपुलेशन जो है वो रहनी चाहिए। मतलब हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पर जो नर्सेस एक्चुअल में जितनी होनी चाहिए उससे कम है, बराबर है। एंड डॉक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर टू पेशेंट रेशो 1:1404 इतना हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन रहना कितना चाहिए? रहना चाहिए 1:1100। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर डॉक्टर जो है उसका भी शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है एंड मेंस में भी आपको लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो WHO की तरफ से बोला गया है 3 नर्सेस पर 1000। 1000 अगर लोग हैं तो 3 नर्सेस उनके पीछे रहनी चाहिए, एंड अगर 1100 पेशेंट्स हैं तो उनके पीछे एक डॉक्टर रहना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर लगभग 1.7 नर्सेज देखने को मिलती है 1000 पॉपुलेशन के पीछे, एंड एक डॉक्टर देखने को मिलते हैं 1400 पेशेंट्स के पीछे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि नर्सेज का भी शॉर्टेज है एंड यहाँ पर डॉक्टर्स का भी शॉर्टेज है। अब OECD डेटा अगर हम देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है अराउंड 69,000 इंडियन ट्रेन्ड डॉक्टर जो है वो यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया 2017 में काम कर रहे थे। मतलब समझ रहे हो यहाँ पर 69,000। अब इनमें से 4 कंट्रीज जो है 56,000 इंडियन ट्रेन्ड नर्सेज जो है वो भी सेम ईयर में काम कर रही थी। मतलब कितने सारे हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स, वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स, वो उधर काम कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पे अगर बुला सकते थे हम, यहाँ पर उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हम, आपको आगे पता चलेगा किस तरीके से हम उनको एनवायरमेंट उस तरीके का नहीं दे रहे हैं, किस तरीके से सिक्योरिटी उनको इस तरीके की नहीं दे रहे हैं, जिससे कि वो बाहर देश में चले जाते हैं फॉर लाइफ सिक्योरिटी, हाई पे, है ना। इसकी वजह से वो चल जाते हैं, जिसके वहाँ पर वो सर्व करते हैं। उसकी वजह से हमें यहाँ पर शॉर्टेज जो है वो देखना पड़ता है। अब रिटेंशन जो है हेल्थ केयर वर्कर्स का, वो अगर हम देखते हैं तो OECD कंट्रीज जो है, देखिए क्या है कि कोविड के टाइम पर काफ़ी सारी जो कंट्रीज हैं उनको ज़रूरत पड़ी और उन्होंने अपनी पॉलिसीज उस हिसाब से चेंज कर ली। जैसे कि OECD अगर हम कंट्रीज देखते हैं तो उन्होंने हेल्थ प्रोफेशनल्स को एग्जाम कर दिया था विद जॉब ऑफर्स ट्रैवल बैन से। जैसे ट्रैवल बैन लगाया था ना कि आप और मैं अगर जाना चाहे तो नहीं जा सकते थे, लेकिन जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उनके लिए ये बैन नहीं था, वो ट्रैवल कर सकते थे जिनके पास जॉब ऑफर है। तो अगर उनको उस कंट्री में आना है तो वो बिंदास आ सकते थे। यूके जो उन्होंने फ्री 1 ईयर वीज़ा एक्सटेंशन ग्रांट कर दिया था, मतलब जिनकी भी खत्म हो रहा था वीज़ा वहाँ पर, जो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे उनको यहाँ पर 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया, उनको और उनके जो डिपेंडेंट्स है कि नहीं यार हमारे देश में ही रहो, 1 साल और रहो, तुमको हम वीज़ा दे रहे हैं, रुक सकते हो बिंदास। सिमिलरली फ्रांस में बता रहा हूँ आपको, काफ़ी स्ट्रिक्ट है वीज़ा देने के मामले में। उसने यहाँ पर सिटीजनशिप ऑफर कर दी फ्रंटलाइन इमिग्रेंट हेल्थ केयर वर्कर्स को, क्योंकि पता चल गया कि नहीं यार यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स जो उनका रहना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तो उनको यहाँ पर सिटीजनशिप ऑफर कर दी। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग पुल फैक्टर हमें इसके वजह से देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग पुल फैक्टर कैसा कि उनको वहाँ पर हायर पे मिल रहा
है ना। अगर हम यहाँ के डॉक्टर देखते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स देखते हैं, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम फॉरेन कंट्री देखते हैं तो वहाँ पर उनको हायर पे मिल रहा है, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो इसके वजह से क्या है, स्ट्रॉन्ग पुल फैक्टर है कि वहाँ पर वो कंट्री जो है हमारे आगे डॉक्टर्स को, नर्सेस को पुल कर रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ पर, आओ हमारे यहाँ पर काम करो। एंड हमारे देश में अगर देखा जाए तो हमारे देश में पुल फैक्टर है ही नहीं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर तो पुश फैक्टर है जो उनको ढकेल रहा है, नहीं जाओ, अपने देश में कुछ नहीं भाई साहब, जाओ वहां जाकर काम करो। क्या पुश फैक्टर है? तो जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है हेल्थ केयर में वो हमें देखने को नहीं मिलती है। जो अपॉइंटमेंट्स है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में उसमें डिले हमें देखने को मिलता है। कब तक वेट करेंगे? अपॉर्चुनिटी आती है वो चले जाते हैं, है ना। तो मतलब क्या है, वहां से स्ट्रॉन्ग पुल फैक्टर है एंड हमारे यहाँ से स्ट्रॉन्ग पुश फैक्टर है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो चले जाते हैं आउट ऑफ कंट्री एंड वहां पर जाकर काम करते हैं। अब गवर्नमेंट मेजर्स, क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ मेजर्स लिए हैं इसको काम करने के लिए? तो जी हाँ, गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं। जैसे कि 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर हम देखें तो इंडिया जो है 5 हॉस्पिटल बेड्स पर 10,000 लोग हमें देखने को मिलते हैं, जो वन ऑफ द काफ़ी लोएस्ट है। ठीक है। 2014 की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने नो ऑब्जेक्शन टू रिटर्न टू इंडिया सर्टिफिकेट इशू कर देना यहाँ पर बंद कर दिया था, स्टॉप्ड इशूइंग। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो भी यहाँ पर समझ लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है, अगर उनको जाना है यूएसए में एंड ही वांट्स टू गो देयर एंड वहाँ पर उनको काम करना है। अब अगर उनके पास नो ऑब्जेक्शन टू रिटर्न टू इंडिया सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि 3 साल के बाद भी वो एक्सटेंशन ले सकते हैं। मतलब 3 साल तक वहाँ पर काम करेंगे, वहाँ पर जॉब करेंगे, वहाँ पर पढ़ाई करेंगे, जो भी उनको करना है, देन उसके बाद और वो वहाँ पर एक्सटेंशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब गवर्नमेंट ने नो ऑब्जेक्शन टू रिटर्न टू इंडिया, मतलब हमें कभी भी आओ तुम, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये जो है बंद कर दिया, तो अब यहाँ पर इंडिया को ऑब्जेक्शन है कि नहीं भाई साहब, अब आपको यहाँ पर 3 साल के अंदर अंदर आना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, जब इशू नहीं कर रहे हैं तो मतलब अब डॉक्टर जो है उनको यहाँ पर इंडिया में रिटर्न आना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 3 इयर्स पीरियड। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। गवर्नमेंट ने जो नर्सेस है उनको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया। अब इससे क्या होता है, इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है रिक्रूटमेंट की, जो नर्सेस हैं उनके रिक्रूटमेंट की, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है ना हो किसी और कंट्री में अगर वो जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे क्या है कि ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ना हो, क्योंकि बहुत सारी नर्सेज जो है वो लोन लेकर अपनी पढ़ाई जो भी उनको करना है वो कंप्लीट करती है ना। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट मेजर्स हैं। अब वे फॉरवर्ड इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है ना। तो अब यहाँ पर जब हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो पॉलिसीज है उस पर भी फोकस करना चाहिए, जो सर्कुलर माइग्रेशन एंड रिटर्न माइग्रेशन पर काम करे। यार ठीक है, वो जा रहे हैं, जाने दो, वहाँ से कुछ स्किल सीख कर ही आएंगे, है ना। समझ लो कि अगर वहाँ पर कुछ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पर कुछ जा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, तो वहाँ से जाकर यहाँ पर आएंगे तो कुछ लेकर ही आएंगे। लेकिन ये आना तो चाहिए, ये यहाँ पर रास्ता ही बंद हो जाता है, वो वहीं पर फिर काम करने लग जाते हैं, है ना। तो ये जो है इसको हमें यहाँ पर खोलना पड़ेगा, इनको यहाँ पर वापस रिटर्न लाना पड़ेगा, वैसी कुछ पॉलिसी यहाँ पर बनानी चाहिए। पॉलिसीज जो है, हेल्थ केयर वर्कर्स अगर रिटर्न आते हैं घर में, उनका ट्रेनिंग जो है वो कम करने के बाद, ख़त्म करने के बाद, तो फिर उनको इंसेंटिवाइज जो है वो भी किया जाना चाहिए। ऐसी भी कोई पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए जिससे कि यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर पुश फैक्टर क्रिएट हो, ना पुल फैक्टर क्रिएट हो, ना कि पुश फैक्टर, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बायलैटरल अग्रीमेंट्स है उस पर यहाँ पर काम किया जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर ब्रेन शेयर होना चाहिए सेंडिंग एंड द रिसीविंग कंट्रीज के बीच में। मतलब हमारे, अगर हम डॉक्टर्स वहाँ पर भेज रहे हैं आपकी कंट्री में, तो हमारे साथ भी शेयरिंग जो है वो होनी चाहिए, हमें भी वो हेल्प करना चाहिए, है ना। मतलब डेस्टिनेशन कंट्री जो है वो ऑब्लिक रहना चाहिए कि हेल्थ केयर वर्कर्स वो सप्लाई करे हमारी कंट्री में, कंट्री ऑफ ओरिजिन में, जब भी ज़रूरत पड़े। मतलब हमारे अगर डॉक्टर्स वहाँ पर जा रहे हैं, हमारे नर्सेस वहाँ पर जा रहे हैं, तो जब भी हमारे देश में ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ पर ऑब्लिक्ड हो कि वो यहाँ पर भेजे। तो ये कुछ चीज़ें जो है हम कर सकते हैं जिससे कि हम हमारे भी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को और बेटर बना सकते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना, ये सब तो रहना ही चाहिए, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और आपको एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और काफ़ी इजीली अब आप उसका जवाब जो है वो दे सकते हो। और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, फटाफट सब्सक्राइब कराइए लोगों से फटाफट, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है इंडिया, इजराइल एंड फलस्तीन। यहाँ पर ये जो है इसमें क्या चल रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट है कि इंडिया का स्टेटमेंट है यूएनएससी में, वो यहाँ पर बैलेंस बनाता है जो पैलेस्टीन के साथ हमारा ओल्ड टाइज है। पैलेस्टीन को हमने ओल्डर डेज से काफ़ी सपोर्ट किया है,
लेकिन अभी के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो इसराइल के साथ हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहा है। तो जो ग्रोइंग रिलेशन है इसराइल के साथ एट प्रेजेंट एंड ओल्ड टाइप जो हमारे पैलेस्टीन के साथ है, तो उसी तरीके का हमारा स्टेटमेंट भी रहा है। मतलब समझ लीजिए कुछ इस तरीके का रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अराइज नहीं होना चाहिए था, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इसराइल ने अराइज नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ जो गाजा है उन्होंने मिसाइल नहीं छोड़ने चाहिए थे। मतलब क्या किया उन्होंने, दोनों का साइड यहाँ पर ले लिया है ना, कि भैया हम तो सेफ है। बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो मंडे को इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन त्रिमूर्ति, उन्होंने यहाँ पर केयरफुली क्राफ्टेड स्टेटमेंट रखा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ओपन डिबेट में, जहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट जो उसके बारे में बातें हो रही थी। तो इसमें एस्केलेटिंग इसराइल पैलेस्टीन वायलेंस एंड टू मेंटेन बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस जो है वो मेंटेन करने के तहत यहाँ पर चीज़ें की गई। अब देखिए इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो यहाँ पर हम थोड़ा इतिहास जानकर थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं, देन उसके बाद थियरी पर जाते हैं। सबसे पहले तो ऑटोमन एम्पायर, यहाँ से आपको पता रहना चाहिए। देखिए हिस्ट्री जो है काफ़ी साल पुरानी है, मतलब 2-2 साल पुरानी हमें हिस्ट्री जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको जो पता रहना चाहिए ऑटोमन एम्पायर के साथ पता, ऑटोमन एम्पायर जो है वो हमें देखने को मिलता है इस तरह, जो भी ग्रीन इसमें आपको नजर आ रहा है ऑटोमन एम्पायर जो है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जेरूसलम, जेरूसलम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे होली प्लेस जो है, होली लैंड जो है वो कहा जाता है। ठीक है, एंड सभी मोस्ट ऑफ धर्म जो है उनके लिए यहाँ पर होली प्लेस जो है उसको माना जाता है। अब जो ऑटोमन एम्पायर है धीरे धीरे क्या होता है कि ऑटोमन एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। और ऑटोमन एम्पायर जैसे जैसे खत्म होता है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर मतलब यहाँ पर जो अरब नेशंस है उसमें से अरब नेशन जो है वो इधर साइड में हमें देखने को मिलते हैं, एंड उसी के साथ साथ जो बाकी कंट्रीज है वो भी यहाँ पर उभर कर आ जाती है यूरोप में। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर जो है उस टाइम पर जो परसिक्यूशन है ज्यूज का वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। खासकर हम यहाँ पर बात करें ज्यूज की, उनका परसिक्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा चलते रहता है। ज्यूज को स्लेवरी के लिए, इसके लिए उसके लिए काफ़ी बार सेंड किया जाता है, बेचा जाता है। तो ज्यूज जो है वो भी हमें अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं, यूरोप में, रशिया में बोल दीजिए, है ना, यहाँ पर फ्रांस में बोल दीजिए, जर्मनी में बोल दीजिए, यूएसए में बोल दीजिए। तो अलग अलग जगहों पर हमें ज्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद ऑटोमन एम्पायर के बाद सीधा हमें देखने को मिलता है जो वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो हमें पता रहना चाहिए। अब देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें अलग अलग कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ फाइट कर रही थी। अब वहां पर क्या था, जो ज्यूज है जैसा मैंने आपको बोला अलग अलग जगहों पर वो थे। अब वैसे सिनारियो में क्या था, ज्यूज जो है उनको अपनी नेशनलिटी हर वक्त प्रूव करना पड़ता था कि हम जो भी कंट्रीज में, समझ लीजिएगा जर्मनी में ज्यूज है, तो ज्यूज जो जर्मनी में है तो जर्मनी के लोग उनसे हमेशा मांगते रहते कि आपकी नेशनलिटी, नेशनलिज्म हमारी तरफ है या नहीं है, नेशनलिज्म हमारी तरफ है या नहीं है। अब ज्यूज जो है वो यहाँ से ज्यूज जर्मनी में जो है जर्मनी की तरफ से लड़ रहे हैं, रशिया में जो है रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं, यूके में जो है यूके की तरफ से लड़ रहे हैं, अमेरिका, है ना। तो मतलब क्या है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो जो कंट्री में ज्यूज है वो कंट्री की तरफ से वो ज्यूज लड़ रहे थे। मतलब अब देखोगे आप तो आपस में ही ज्यूज लड़ रहे हैं, है ना, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो जब आपस में लड़ रहे हैं तो काफ़ी ज्यूज जो उनकी वहाँ पर मौत होती है, और उसी के साथ साथ जो कंट्रीज है वो उनको अपना नेशनलिज्म भी प्रूव करने को बोलती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका काफ़ी ज़्यादा परसिक्यूशन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जर्मनी में हिटलर राज जो है वो देखने को मिलता है। अब हिटलर जो है उसका नेशनलिज्म एकदम उफान पर। अब क्या था, यहाँ पर बहुत सारी जो पॉलिटिकल लड़ाई होती है ना ज्यूज के नाम पर, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। मतलब एक दूसरे की कंट्री में जाकर, मतलब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर जर्मनी में जो ज्यूज है, ठीक है, एंड समझ लीजिए यूएसए में भी ज्यूज है। तो यहाँ पर क्या है, यूएसए के जो ज्यूज है उनको बोलेंगे कि आप जितने भी वहाँ पर आपके लोग हैं उनको मार दो। मतलब इस तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा कि भाई ज्यूज जो है वो तो आप हमारे तरफ से बिलोंग करते हो, है ना। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा था, काफी ज्यादा जो पॉलिटिसाइजेशन है ज्यूज के नाम पर वो हो रहा था। अब जो यहाँ पर एंटी ज्यू सेंटीमेंट जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे, है ना, लोगों को लेकर। अब हिटलर जो उसका नेशनलिज्म एकदम उफान पर, तो हिटलर ने क्या किया, यहाँ पर ज्यूज जो है उनका यहाँ पर फायदा उठाया। मतलब फायदा उठाने के बजाय हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा था उसका यहाँ पर फायदा उठाया नेशनलिज्म को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। एंड आप सभी को पता है किस तरीके से परसिक्यूशन जो है वो यहाँ पर हिटलर के द्वारा किया गया। तो ये चीजें यहाँ पर चल रही थी। देन उसके बाद ऐसा होता है कि जो ज्यूज है उनका पारा बहुत ये हो जाता है, टूट जाता है। देन उसके बाद अब वो अपने जो मतलब आना चाहते हैं, सब एक तरफ आना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर पैलेस्टीन जो है वहां पर आकर सेटल होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ज्यूज जो उनका इमिग्रेशन हमें देखने को मिलता है। अब इस तरफ अगर आप देखोगे तो पूरा घिरा हुआ हमें ये मंजर जो है, यहाँ 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 सब तरफ घिरा हुआ जो है वो इस्लामिक कंट्री से देखने को मिलता है, बराबर है। अब उसमें यहाँ पर ज्यूज आ रहे हैं, ठीक है, ज्यूज आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने उनको बोला
कि अगर यहाँ पर ये जो लड़ाई है वो हो जाती है तो उसके बाद ज्यूज जो है उनको सेपरेटली यहाँ पर एक स्टेट जो है वो दे दिया जाएगा। अरब्स को भी वो बोला गया कि ये जो पैलेस्टीन है वो आपकी तरफ दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि जो पैलेस्टीन है वो बेसिकली कंट्रोल में आ गया था ब्रिटिशर्स के, तो इनको दे देंगे हम, उनको दे देंगे, उनको दे देंगे। जैसे हमें देखने को मिलता है ना कि अच्छा ये क्या है, ये हमारे गवर्नमेंट की है, अच्छा भेज दो, ये क्या है गवर्नमेंट के, भेज दो। इसी तरीके से यहाँ पर भी वो देखने को मिल रहा था कि चलो यार ये मतलब ब्रिटिशर्स ऐसे कर रहे थे, ये इनको दे देंगे, ये इनको दे देंगे, ये इनको दे देंगे, लेकिन एक्चुअल में उनका ऐसा था कि वही जमीन सबको देने की बात करते, वो जमीन उन्होंने खुद के कंट्रोल में रखी थी, है ना। तो ज्यूज जो है उनका इमिग्रेशन यहाँ पर होता जा रहा था, होता जा रहा था। आप देख सकते हो कितना कम इमिग्रेशन यहाँ पर था। जो ब्लू इसमें आपको नजर आ रहा है, ये इमिग्रेशन जो है ज्यूज का वो हमें देखने को मिलता है ना। तो मतलब ज्यूज पॉपुलेशन जो है पैलेस्टीन में इंक्रीज फ्रॉम 6% 1918 से लेकर तो 33% 1947। तो इस तरीके से इमिग्रेशन जो है वो उनका बढ़ता जाता है। देन उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 947 में यूएन यहाँ पर पार्टीशन प्लान बनाते हैं, रिजोल्यूशन 181 हमें देखने को मिलता है। इसमें अरब स्टेट 45% थे, ज्यू स्टेट 55। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू कितना बढ़ गया है ना। जेरूसलम अंडर इंटरनेशनल कंट्रोल, यहाँ पर आप जेरूसलम जो है वो देख सकते हो जो इंटरनेशनल कंट्रोल में। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो स्टेट थियरी निकाली गई कि यहाँ पर ये जो है दोनों एक दूसरे की तरफ अच्छे खासे रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ, जो अरब नेशंस थे, यहाँ पर जो अरब नेशंस है, इजिप्ट बोलिए, सीरिया बोलिए, जो अरब नेशंस थे उनको ऐसा लगा कि यार ये तो थ्रेट है, जो ज्यूज है ये तो थ्रेट है, ये तो पूरा कब्जा कर रहे हैं। तो फिर अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर हमला करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से हर जगह से हमला हुआ, सोचिए आप, हर जगह से यहाँ पर हमला जो है वो देखने को मिला इसराइल पर। लेकिन यहाँ पर इसराइल फिर भी विक्टोरियस इमर्ज हुआ। अब जब ये जीता तो उसके बाद जमीन जो है वो तो खदेड़ेगा, जमीन यहाँ पर खदेड़ने लग गया। धीरे 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 यहाँ पर जो गाजा स्ट्रिप है उस तक जो पैलेस्टीनियन है वो यहाँ पर वेस्ट बैंक बोलिए, कुछ हिस्सा ये बोलिए, वहां तक सेटल अप होना शुरू हो गए। और ये हमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर थोड़ा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो ज्यूज जो है उनका परसिक्यूशन हुआ है थ्रू आउट द हिस्ट्री, रिलीजियस बिलीफ एंड फॉरेन कल्चर की वजह से। 1897 में अगर हम देखते हैं, ज्यूज ने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसे जियोनिस्ट मूवमेंट जो है वो कहा जाता है, जिसके तहत यहाँ पर वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया गया। और जो जीविश होमलैंड है पैलेस्टीन, वहां पर उनका स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर देखने को मिला कि लोग जो है वो आ रहे थे एंड पैलेस्टीन में सेटल हो रहे थे। 1916 में जो पैलेस्टीन है वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में आ जाता है, ये पिकॉट अग्रीमेंट के बाद। 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर फर्दर पैलेस्टीन टू यूनाइटेड नेशन की तरफ रेफर कर देती है एंड यूएन यहाँ पर वोट करता है कि जो जमीन है उसको दो कंट्रीज में यहाँ पर बांट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलती है। देन उसके बाद अरब जो है वो फाइट करते हैं। अरब को वही लगता है कि डर लगता है कि यार ये तो अब कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अरब जो है वो अटैक करते हैं। अरब को डर लगता है कि इजराइल जो है एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी कि उनको यहाँ पर खदेड़ दिया जाएगा, बाहर ढकेल दिया जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली 1948 में अरब स्टेट जो है, इसमें हमें बहुत सारे स्टेट देखने को मिलते हैं, जैसे इजिप्ट है, जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है, वो इसराइल पर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। और एंड में होता क्या है, एंड में इसराइल जो है वो यहाँ पर जीत जाता है। ठीक है, इसराइल जो है विक्ट्रियस इमर्ज हो जाता है और इसके वजह से लार्ज नंबर ऑफ पैलेस्टीनियन जो है वो भाग जाते हैं, क्योंकि वॉर हुआ है। तो यहाँ पर जमीन भी खदेड़ दी इसराइल ने, जमीन खदेड़ दी तो बहुत सारे पैलेस्टीनियन जो है वो भी यहाँ पर चले जाते हैं। पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी क्राइसिस, इसकी वजह से हमें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। वो क्या है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 में। ठीक है, अब यहाँ पर इसराइल जो है वो अरब नेशंस के अगेंस्ट में फाइट करता है 1967 में। अब इसराइल क्या करता है, 1967 में इसराइल ने एक समझ लीजिए स्ट्राइक जो है वो कर दी अगेंस्ट इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन एट द एंड ऑफ दिस 6 डे वॉर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसराइल ने कैप्चर कर लिया। क्या क्या कैप्चर कर लिया, तो इसराइल ने गोलन हाइट जो है वो कैप्चर कर लिया सीरिया से, वेस्ट बैंक ईस्ट जेरूसलम कैप्चर कर लिया जॉर्डन से, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सेनाई पेनिनसुला है वो भी यहाँ पर कैप्चर कर लिया। तो आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पर आपको गाजा स्ट्रिप जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ हम बोल सकते हैं कि पैलेस्टीनियन जो है उनका कंट्रोल यहाँ पर हमें देखने को मिला है, कुछ वेस्ट बैंक का। ठीक है, तो इसराइल क्या करते थे, यहाँ पर वेस्ट बैंक में भी उनके लोग जो है वो सेटल अप करना शुरू कर देते, जिससे कि ये वाला इलाका जो है वो भी वो कैप्चर कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर आप गोलन हाइट जो है वो देख सकते हो, यहाँ पर गोलन हाइट्स है ना। यहाँ पर सेनाई पेनिनसुला जो है वो आप देख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, जो ईस्ट जेरूसलम है वो आप देख सकते हो। तो क्या है बेसिकली यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोल में सीरिया ने अपना, इसराइल ने अपने तरफ अपने काबे में ले ली। ठीक है, देन उसके बाद इस तरीके से आपको मैप जो है चेंज होता हुआ नजर आता है। पहले पैलेस्टीन इस तरीके से था, देन इसराइल जो है वो आ गया ग्रीन, इसमें आप देखिए। फाइनली अगर आप देखोगे तो इतने कम इलाके में यहाँ पर गाजा स्ट्रिप आप देखोगे, ये भी मोस्टली अगर आप देखोगे तो वो हमास जो है उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लोग जो है थोड़े बहुत यहाँ पर भी रहते हैं, थोड़े बहुत, मतलब समझ लीजिए जो ह्यूमैनिटी है उसका तो पूरा तहस नहस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है।
अब हमास एंड फतह ये क्या है, ये भी आपने कई बार सुना होगा। तो 1987 में हमास जो है एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है, वो यहाँ पर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन यहाँ पर फॉर्म करता है थ्रू जिहाद, यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आए। यहाँ पर वो इसराइल को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देता है एज अ कंट्री, और सपोर्ट जो है उसको ईरान एंड सीरिया से मिलता है। ठीक है। ऑन दी अदर एंड फतह अगर हम देखते हैं तो ये फ्रैक्शन है ऑफ पीएलओ, यसर अराफत इसके अंडर में, जो सपोर्ट जो है वेस्टर्न नेशन से रिसीव करता है। तो ये चीज़ भी आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर ऑस्लो पीस अकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। इसके तहत क्या होता है, यहाँ पर मेडिएशन होता है यूएस एंड रशिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा वर्ल्ड यहाँ पर इन्वॉल्व है, वर्ल्ड वॉर ही चल रहा है, ऐसा आप समझिए। तो इसमें यूएस एंड रशिया जो है वो यहाँ पर मेडिएशन पर पहुंचते हैं 1993। इसराइल एंड पीएलओ साइन करते हैं ऑस्लो पीस अकॉर्ड, जो बेस था टू स्टेट सोल्यूशन पर, कि अलग अलग स्टेट रहेंगे। मतलब इसमें पीएलओ यहाँ पर इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है ना, जो पैलेस्टीन वाला है इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसराइल अग्री करता है कि उसने जो भी ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उसको यहाँ पर इंडिपेंडेंस दे देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टेंशन जो है हमास और फतह के बीच में हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमास जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है ऑस्लो पीस अकॉर्ड को, टू पीस रिजोल्यूशन। उसका बोलना है कि नहीं यार, वो मतलब एक्सट्रीमिस्ट, हमारा है हमारा है। फतेह जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है ऑस्लो पीस अकॉर्ड, इसलिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि पैलेस्टाइन को चाहिए क्या? पैलेस्टाइन को चाहिए कि यहाँ पर इसराइल जो है वो प्री 1967 जो उन्होंने बॉर्डर ऑक्यूपाई किए हैं वो उनको वापस दे दी जाए, एंड एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट जो है वो बनाए, वेस्ट बैंक, गाजा, ये सब मिलकर। इसराइल जो है उन्होंने सारे एक्सपांशन अपने स्टॉप करने चाहिए, पीस स्टॉप जो है यहाँ पर करना चाहिए। पैलेस्टाइन को चाहिए ईस्ट जेरूसलम जो है वो कैपिटल रहे इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट का। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसराइल की जब हम बात करते हैं तो उनको क्या चाहिए, उनको यहाँ पर सोवरनिटी चाहिए जेरूसलम के ऊपर, एंड इसराइल जो उसको रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ ज्यूइश स्टेट। तो ये यहाँ पर उनको चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है इस तरीके से चलता रहता है। हमास जो है वो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, और दोनों तरफ जो लोग हैं उनकी डेथ होती रहती है। आपने देखा है किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। तो ब्रीफ में हमने यहाँ पर सारी जो हिस्ट्री है वो समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इस पर चलते हैं, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर वेव ऑफ पेंडेमिक। आप सभी को पता है पेंडेमिक जो उसका वेव आने वाला है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड कैसे रहे। तो कॉन्टेक्स्ट है कि इंडिया जो है उसको यहाँ पर ज़रूरत है कि सर्विलेंस सिस्टम को एनहांस करे, यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो फटाफट कर ले, एंड हेल्थ केयर सर्विस जो है उसको भी यहाँ पर प्रायोरिटाइज करे, जिससे कि क्या होगा कि हम यहाँ पर जो आने वाली वेव्स है, थर्ड वेव बोलिए है, उसके लिए हम यहाँ पर तैयार रह सकते हैं। अब इसमें बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है जो फेलियर है टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर मल्टीपल वेव्स, है ना, क्योंकि हम नहीं तैयार रह पाए। हमने देखा है कि जो वेव है सेकेंड वेव आई और हम यहाँ पर फेलियर साबित हुए। इसके वजह से यहाँ पर हेल्पलेसनेस जो है वो हमें देखने को मिलती है ना, और भी बहुत सारे वेव्स जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे सिनारियो में अगर हम देखें तो सर्विलेंस स्ट्रेटेजी को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। तीन चीज़ें यहाँ पर मेन देखने को मिलती है। पहला है हमारा सर्विलेंस स्ट्रेटेजी, मतलब क्या है, हम यहाँ पर जो वेव्स है उसको प्रिडिक्ट करने में फेल हो रहे हैं। ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लियर कट डेटा अवेलेबल नहीं है। डेटा अवेलेबल नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा, है ना। जो अनरिलायबल टेस्टिंग है, अंडर रिपोर्टिंग है केसेस की, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। उसकी वजह से हम सर्विलेंस सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, और जो वेव आ रही है उसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं। तो रियल टाइम डेटा जो है यहाँ पर इंकरेज किया जाना चाहिए, रिलायबल रिपोर्टिंग जो है वो भी यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वैक्सीनेशन, लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो भी फटाफट होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली यहाँ पर वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की तरफ जाना चाहिए वेस्ट में, और उनको बोलना चाहिए, उनको इनवाइट करना चाहिए कि आप इंडियन फर्म्स जो है उनके साथ कोलैबोरेट करो, और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत आप यहाँ पर बनाओ कुछ इंसेंटिव्स देकर। फास्ट ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग जो है वैक्सीन की, वो यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर सॉफ्ट सुपर पावर जो है वो भी बन सकते हैं। फास्टर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्री को हेल्प करेगी। उसी के साथ वैक्सीन जो डिपेंडिंग है ऑन हाउ द वायरस चेंज, उसका भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब वैक्सीन जो है उस तरीके से यहाँ पर रहनी चाहिए कि अगर वायरस किस तरीके से चेंज हो रहा है उस पर भी हो रहा है। नहीं तो हमें पता चले कि हमने सबको वैक्सीन दे दी, सभी पूरे देशवासियों को वैक्सीन मिल गई, एंड कोरोना खुद ही बदल गया। अब उसके लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, उसके लिए इम्यूनिटी भी नहीं है, तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर वन हेल्थ एजेंडा जो है वो अप्रोच करना जरूरी है। वन हेल्थ हमने देखा हुआ है क्या है, कि जहाँ पर हम जो एनिमल्स हैं, जो एनवायरमेंट है, एंड जो ह्यूमंस है, तीनों के हेल्थ को साथ में रखकर चल रहे हैं, है ना। हमने कवर किया है वन हेल्थ अप्रोच। तो ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पर जो मैं वीडियो लेक्चर ला रहा हूँ वो देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। प्लेलिस्ट अवेलेबल है। रिव्यूज पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स, ये हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स अभी हमने देखा है, टाइमली इफिशिएंट पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स जो है वो रहना चाहिए। डॉक्टर नर्सेज जो है ये यहाँ पर उनको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर हम आशा वर्कर जो है उनको यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं जो रशिया है, यूक्रेन है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है रिसेंट स्टैंड ऑफ जो है वो यहाँ पर पाया गया है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में। ठीक है, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलती है अगर हम रशिया यूक्रेन के बीच में देखते हैं तो। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कि इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का। देखिए क्या है कि अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा होना वो रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें बहुत सारे देश आ जाए ना तो फिर वो झगड़ा रिजॉल्व नहीं होगा। तो इसमें अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की, नाटो, ये सभी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और झगड़ा बेसिकली क्या है, तो रशिया ने जो क्रीमिया है उसका इलीगल एनेक्सेशन किया था। अब क्रीमिया आता कहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यूक्रेन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आप देखोगे रशिया है, यहाँ पर आपको यूक्रेन जो है वो देखने को मिलता है। अब यूक्रेन, यहाँ पर आप यूक्रेन देखोगे तो यहाँ पर ये जो है ये आपको क्रीमिया जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसको एनेक्स कर लिया रशिया ने। अब यहाँ पर आपको सी ऑफ ओजोव देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको करच स्ट्रेट जो है वो देखने को मिलता है। अब खासियत क्या है, देखिए क्या है कि रशिया का इस तरफ का इलाका अगर आप देखोगे तो विंटर में ये पूरा बर्फ जम जाता है। अब रशिया को अगर अपनी बोट वोट कुछ निकालनी है तो यहाँ पर सी ऑफ ओजो उसके लिए काफ़ी इजी स्टेप पड़ता है। तो सी ऑफ ओजो करच स्ट्रेट से सीधा ब्लैक सी पर पहुंचता है, देन इसके थ्रू वो अलग अलग इसमें जा सकता है ना, क्योंकि ये यहाँ पर जमता नहीं है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिकली भी अगर देखें रशिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इसलिए क्रीमिया जो उसको कर लिया था। क्यों किया था, क्यों यहाँ पर इस तरीके से झगड़े जो है वो हो गए, क्योंकि पहले इन लोगों में काफ़ी पट्टी थी, क्योंकि ये उसी का पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था, है ना। तो क्या हो गया इतना सडन, ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया क्राइसिस की। जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है यूक्रेन, ये वन ऑफ द रिपब्लिक्स है विद इन द यूएसएसआर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर डेज, उसी का हिस्सा था। स्ट्रॉन्ग अलाय रहे रशिया के साथ 2013 तक, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि यूरोपियन यूनियन के साथ 2013 में यूक्रेन ने एक एसोसिएशन अग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर प्लान किया। रशिया को ये पसंद नहीं आया, रशिया ने इस पर ऑब्जेक्ट किया। फिर उसके बाद रशिया ने क्या किया, सीधा क्रीमिया जो है उसको एनेक्स कर लिया, क्रीमिया को अपने ताबे में ले लिया। रिजल्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पर 10,000 लाइव्स यहाँ पर क्लेम हुए। ठीक है, 2014-15 अगर हम देखते हैं तो पीस अकॉर्ड यहाँ पर एयर स्ट्राइक, हेवी आर्टिलरी फायरिंग ये प्रोहिबिट करता है, लेकिन स्टिल वहाँ पर कुछ बड़ा जो मैटर है वो यहाँ पर देखने को, इससे कुछ होता नहीं है ना। तो इंपॉर्टेंस क्या है अब सी ऑफ ओजोव, क्यों यहाँ पर क्रीमिया जो उसको एनेक्स कर लिया। सी ऑफ ओजोव अगर हम देखते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे मैंने आपको कहा शैलो बॉडी है वाटर की, यूक्रेन शेयर करता है रशिया के साथ। ये ओनली एक्सेस है थ्रू करच स्ट्रेट, यहाँ पर करच स्ट्रेट जो है उसके थ्रू यहाँ पर हम जा सकते हैं, एंड यहाँ पर सीधा रशिया भी जुड़ सकता है, एंड रशिया का जो सामान है वो इस तरीके से यहाँ पर बाकी यूरोप में भी जा सकता है। अब रशिया ने इसका कंट्रोल गेन कर लिया है फ्रॉम बोथ द साइड करच स्ट्रेट, है ना, इस तरफ भी बोलिए इस तरफ भी बोलिए। 2018 में रशिया ने 12 माइल लॉन्ग ब्रिज जो है वो भी ओपन किया करच स्ट्रेट पे। तो ये मतलब आप समझ सकते हो किस तरीके से मिलिट्री कुछ है तो वो ये करता है। तो इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है रशिया के लिए अगर स्ट्रेटेजिकली भी देखा जाए। अब सपोर्ट जो है टर्की से भी मिलता है, मतलब अप्रैल 11 2021 को यहाँ पर इसने विजिट किया इस्तांबुल टू मार्क 10th एनिवर्सरी ऑफ यूक्रेन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टर्की के साथ। दोनों ही लीडर ने सिक्योरिटी इशू जो है वो डिक्लेयर किए ब्लैक सी में लेकर। ठीक है, अब पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है सभी स्टेक होल्डर जो है यहाँ पर फोकस करना चाहिए कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स पर, बातें होनी चाहिए। दोनों ही कंट्रीज जो है उन्होंने यहाँ पर ग्लोबल कम्युनिटी, है ना, सपोर्ट जरूरी है लेकिन मिलिट्री फॉर्म में नहीं, मतलब बातों के फॉर्म में, निगोसिएशंस के फॉर्म में। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहाँ पर निगोसिएशंस हो सके, म्यूचुअल कंसेंसस आ सके, पॉसिबल कॉम्प्रोमाइजेस हो सके, है ना। उसी के साथ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो भी यहाँ पर निकाला जाना चाहिए, जिससे कि हम विशियस साइकिल से निकल सके। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो भी खत्म होता है। काफ़ी अच्छे एडिटोरियल्स हमने आज कवर किए, और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।